नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत और आप देखें हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। और आज जिस विषय के साथ आपके सामने हम लोग आए हैं वो है संपत्ति से बंटवारे से जुड़े हुए क्या कानूनी प्रावधान। इसके साथ ही अगर और भी किसी तरह की कोई कानूनी समस्या आपके जहन में है तो आप सीधे हम तक जुड़ सकते हैं इस खास कार्यक्रम के माध्यम से। सीधे हमसे सवाल आप पूछ सकते हैं अपनी समस्या के बारे में और हमसे बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता आप ले सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर हमारे लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप सीधे हमारे इस शो का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी किसी भी तरह की कानूनी समस्या के लिए बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता आप हमसे ले सकते हैं। और आज हमारे साथ दिल्ली हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजेश लाठीवाला साहब मौजूद हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, जब हम लोग संपत्ति के बंटवारे की बात करते हैं तो कानूनी तौर पर क्या प्रावधान रहते हैं संपत्ति के बंटवारे के लिए? देखिए, कोई भी जो प्रॉपर्टीज होती है जो इनके पास इनहेरिटेंस में आती है दो या ज्यादा, दो से ज्यादा लोगों में जी, और चाहे वो टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट वसीयत के थ्रू आई हो, चाहे वो किसी इन्होंने अर्जित करी हो जॉइंटली, और जिसके की ये को ओनर या को पार्टनर बन चुके हो प्रॉपर्टीज के दो या दो से अधिक लोग, तो वो प्रॉपर्टी हमेशा चल या अचल संपत्ति किसी भी तरह की हो सकती है, वो हमेशा बंटवारे के लिए अवेलेबल होती है पार्टीज के लिए, और उसका वो किसी भी स्टेज पे पार्टीशन मांग सकते हैं। अब ऐसी संपत्तियों से डील करने के लिए, टेक्निकल इश्यूज डील करने के लिए हमारे देश में पार्टीशन एक्ट 1893 है, जिसके कुछ प्रोविजन है जो टेक्निकली चलते हैं मोड ऑफ पार्टीशन वगैरह डिसाइड करने में, या इसमें किस तरह से ये पार्टीशन होना चाहिए। तो जब भी किसी पार्टी को लगता है इसके अंदर कि उनको अपनी संपत्ति से या तो वो अपना सेपरेट करना चाहते हैं, जैसे 8-10 लोग हैं एक ही संपत्ति के मालिक, उसमें 2 जने चाहते हैं कि हम सेपरेट हो जाए तो वो डिवीजन भी करवा सकते हैं। सब लोग सेपरेट होना चाहते हैं तो वो पार्टीशन भी हो सकता है। तो ये 2 तरीके से होता है इसमें। तो इसमें बाकी इसमें कानूनी तौर के ऊपर जब ये सूट फॉर पार्टीशन डाला जाता है इसके अंदर कोर्ट में, तो पहली नजर में कोर्ट ये देखती है कि जो प्लेंटिफ है, जो जिसने दावा डाला है, क्या उसका शेयर बनता है इस प्रॉपर्टी के अंदर, और दूसरा ये देखा जाता है क्या वो शेयर उसका डिवीजन के लिए अवेलेबल है, क्या वो डिवीजन के लिए हकदार है। जी। जब ये 2 चीजें इसके अंदर तय हो जाती है जी, तो इसमें एक प्रिलिमिनरी डिक्री पास की जाती है। हाँ, जिसका मतलब इस बारे में सर और डिटेल से मैं आपसे बात करूंगा इस बारे में, और सवाल आपसे जानेंगे इस बारे में। त्रिलोक चंद हमारे दर्शक हम तक जुड़ चुके हैं। त्रिलोक चंद, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार। सर, सूचना के अधिकार के अंतर्गत कल हम एक गैस एजेंसी के रिकॉर्ड का इंस्पेक्शन कर रहे थे जी, तो उसमें जो है एक सहयोगी के साथ में 2 व्यक्ति कर रहे थे, एक आवेदक, एक उसका सहयोगी जी। आज दूसरे दिन भी इंस्पेक्शन करना था तो आवेदक को तो छुट्टी नहीं मिल पाई जी, तो दूसरा जो सहयोगी है उसको ऑथोरिटी लेटर दे दिया गया, लेकिन इंडियन ऑयल के अधिकारियों ने उसको मान्यता नहीं दी जी कि आवेदक ही करेगा और कोई अथॉरिटी लेटर लेके आएगा तो वो इंस्पेक्शन नहीं कर सकता। हाँ। जबकि आयोग में कई बार हमारी डेट पड़ी है तो उसमें भी आयोग ने भी अथॉरिटी लेटर को मान्यता प्रदान की है, लेकिन इंडियन ऑयल के अधिकारी नहीं मान रहे हैं। तो क्या आपकी पूरी बातों में थोड़ा सा संशय मुझे हो रहा है, क्योंकि आमतौर पर जो आवेदक होता है वो किसी एक संस्था से पूरी जानकारी मांगता है, खुद जाकर इंक्वायरी नहीं करता। बेहतर अगर जो आपकी आरटीआई की कॉपी है वो आप हम तक भेज दें, उसके बाद हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे, कोई भी जानकारी, कोई भी सलाह आपको हम दे पाए। हमारा ईमेल एड्रेस या हमारे व्हाट्सएप एड्रेस के द्वारा या फिर हमारे जो ऑफिस का एड्रेस है उस किसी भी माध्यम से आप हम तक अपनी वो कॉपी भेज दीजिएगा, उसके बाद हम लोग खुद आप तक पहुंचेंगे, बेहतर सहायता आपको इस मामले में देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। राजेश जी, जानना चाहूंगा कि जब बंटवारे की बात आती है, हम ये मानकर चलते हैं कि आमतौर पर घर ही के अंदर अगर 2 भाई हैं उनके बंटवारा अगर होता है तो उसमें कानून के द्वारा एक विकल्प बचता है या उसके अलावा भी कोई रास्ता है कि वो लोग बंटवारा कर सके प्रॉपर्टी का? देखिए, अच्छा यही रहता है कि आपस में बैठ के ये घर पे बंटवारा कर ले, कोर्ट में ना जाएं, क्योंकि कोर्ट में जाने से ये होता है कि उसमें कई सारे कानूनी पेचीदगियां आती हैं और उसके अंदर कई चीजें जब आती है सामने तो हमेशा आगे के लिए उनकी
लाइफ के अंदर प्रॉब्लम रहती है, पार्टीज की उनके रिलेशंस पे प्रॉब्लम रहती है, इसलिए उनके पास एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव रहता है कि अगर वो घर पे ही शांतिपूर्वक अपना बंटवारा कर लेते हैं अपनी जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या जैसे भी जॉइंट ओनरशिप की प्रॉपर्टी है, तो वो एक अपनी पार्टीशन डीड बना सकते हैं जी। इस पार्टीशन डीड में बनाने का तरीका बहुत सरल रहता है। ये अपने बैठे आपस में अपने अपने शेयर डिसाइड करें, मीट्स एंड बाउंड से अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर ले। अगर वो मकान है तो वो डिवाइड कर ले कि ये पोर्शन इनका, ये पोर्शन सहज रास्ता ये रहता है कि आप घर में ही बैठ लें और ये फैसला कर लें कि किसको कौन सी प्रॉपर्टी चाहिए, तो उसको जाके रजिस्टर आप करा लेंगे। उसमें 2-3 चीजें और रहती है कि क्योंकि पार्टीशन डीड है आपकी, आपके शेयर के हिसाब से उस पर आपको स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ती है। मार्केट रेट पे 2% होती है दिल्ली में, ऐसे हर एक थोड़ा सा वेरिएशन रहता है। उसका रजिस्ट्रेशन बड़ा कंपलसरी होता है एज पर सेक्शन 17 ऑफ इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, उसको रजिस्टर कराना बहुत जरूरी है। उसके बाद वो डॉक्यूमेंट आपका पुख्ता डॉक्यूमेंट होता है आपके हर चीज के लिए। जिस तरह से आपके पास शेयर है, आपने बात की, उस रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या रहता है? जी, उसमें रजिस्ट्रेशन में आप पहले अपनी पार्टीशन डीड बनाएंगे। पार्टीशन डीड बनाने के बाद रजिस्ट्रार के सामने पेश होगी सारी पार्टियां अपने गवाह लेकर, और वही नॉर्मली जो प्रोसीजर होता है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन में वो रजिस्टर्ड होती है प्रॉपर्टी। उसके बाद जब आप मालिक बन जाते हैं, उसमें आप एक अपना नक्शा भी लगा सकते हैं कि आपने किस किस तरह से क्या क्या पोर्शन अपने आपस में डिवाइड करें। उसके अकॉर्डिंगली आप बेचने के लिए अधिकारी होते हैं उस पर अपने शेयर को अपने किराए पे दे सकते हैं, आप उसको मॉर्गेज कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, आप जैसे मर्जी डील कर सकते हैं। कानूनी मालिक हो जाते हैं, कानूनी तौर पे आप अपने हिस्से के मालिक बन जाते हैं। ठीक है, इस वक्त गाजियाबाद से मालती हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। मालती, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? सर नमस्ते, मैंने आपके पास पहले ही फोन करा था सर। जी मालती, बताएं। हमारी दादा लाई हमारी प्रॉपर्टी है और हमारे को हिस्सा नहीं दे रहे। हमारे देवर हिस्सा नहीं दे रहे, जान से मारने की हमको धमकी देती है। हम जाने बोलते हैं जिला बुलंदशहर में हमारी प्रॉपर्टी पास में गाँव है बटोला जी। ये आपका जिला कौन सा पड़ता है मालती? जिला बुलंदशहर पड़ता है जी। हाँ जी, तो वो मतलब जान से मारने की धमकी हो रही है ना, मेरे हस्बैंड ना बहुत सीधे हैं वो जी। हाँ जी, तो मतलब हमारा हिस्सा नहीं दे रहे। वो दादा लाई प्रॉपर्टी है सारी बाबा की, दादा लाई सारी प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। राजेश जी, अगर ऐसे में कोई चाहता है तो क्या फिर कानून की सहायता कैसे ले? सबसे पहले आपको चाहिए जो आपकी दादा लाई प्रॉपर्टी आपके गांव वगैरह में जहाँ भी है, तो उसका एक डॉक्यूमेंट आप निकलवाए, खतौने की कॉपी निकलवाए, जिसमें आपका दादा का नाम होगा, आपका शेयर उसमें डिमार्केट में बताया गया होगा कितना शेयर आपका बनता है, जो भी आपके एंसेस्ट्रल है। उसमें आप एक सूट फॉर पार्टीशन लगाएं, साथ में पोजीशन का दावा लगाएं और इंजंक्शन भी लगाएं साथ में। तो उसके अंदर आपका वहाँ पर राइट तय किया जाएगा, आपका शेयर उसमें बनता है, वो पहले प्रिलिमिनरी डिक्री आपकी पास होगी, उसके अकॉर्डिंगली जितना आपका शेयर बनता है। उसके बाद आपको पोजीशन भी दिलवाया जाएगा, और अगर वो बिकने लायक होगी तो बिक के आपको पैसे के तौर पे भी दिलाया जा सकता है। ये सब कोर्ट की कार्रवाई होती है। जो अपने कानूनी टर्म्स उनको बताएं, मेरे ख्याल से एक आम नागरिक के तौर पर थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल है। आसान भाषा में समझाएंगे किस किस तरह से इनको जाना होगा? स्टेप बाय दावा स्टेप लगाना पड़ेगा, सूट फॉर पार्टीशन का दावा लगाना पड़ेगा, बंटवारे का दावा लगाना पड़ेगा आपको कंसर्न कोर्ट के अंदर। और जब आप बंटवारे का दावा लगाते हैं तो आपका वहां पर राइट तय होगा कि आपका इसमें इस संपत्ति में जितनी भी संपत्ति आपकी पुश्तैनी है उसमें कितना आपका अधिकार बनता है, कितना राइट बनता है। जब वो राइट तय हो जाएगा तो उसके बाद एक प्रक्रिया है हमारी पार्टीशन एक्ट 1893 के तहत कि आपको किस तरह से वो शेयर दिलवाया जाए। मोड्स ऑफ पार्टीशन किस तरह से हो सकता है उसका, क्या वो मीट्स एंड बाउंड से हो सकता है, तो आपको आपकी जमीन दिलवाई जाएगी जितना आपका हिस्सा बनता है। तो उसी तरह से सारा कोर्ट डिसाइड करती है। कोर्ट के पास सारी पावर्स रहती है इसके अंदर, सीपीसी की पावर्स भी हैं उसमें, आपको बिल्कुल एनफोर्स भी हर चीज कर सकती है, फोर्स डिक्री भी कर सकती है, कब्जा अगर किसी ने जबरदस्ती आपके शेयर पे कर रखा है वो भी दिलवाया जाएगा। वो सब चीजें उसमें कानून के दायरे के अंदर है। और गौर करने वाली बात राजेश जी यहीं पे है, जो मालती कह रही हैं कि जो इनके और जो इनके हस्बैंड के जो भाई हैं, जो रिश्तेदार हैं, वो जान से मारने तक इनको धमकी दे रहे हैं। तो ऐसे में फिर बहुत खतरनाक हो जाता है कि अगर आप कानूनी लड़ाई भी आगे करें तो क्या प्रोटेक्शन का अधिकार भी मिल सकता है? देखिए, सिविल दावा है तो उसमें सिविल की ही आपकी रेमेडी चलेगी। जहां तक आपको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, आप कंसर्न थाने में कंप्लेंट लगाइए अपनी, जो आपको धमकियां दे रहे हैं। आपका राइट है ये, आपको दावा लगाने का राइट है, आपको दावा पहले लगाना चाहिए और साथ में कंप्लेंट उच्च अधिकारियों पे भी दे सकते हैं। दोनों काम कर सकते हैं, अदालत से अपना आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी, बंटवारे का दावा भी पेश कर सकते हैं, साथ ही साथ पुलिस में कंप्लेंट भी डाल सकते हैं ऐसी धमकियों के लिए। मालती, उम्मीद करता हूं कि बेहतर सहायता आपको इसमें बारे में मिली है। उसके अलावा अगर कोई और दिक्कत आपके सामने आती है तमाम प्रक्रिया फॉलो करते हुए, तो वापस आप हम तक जुड़ सकती हैं बेहतर कानूनी सहायता के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त बनारस से विजय हमारे दर्शक। विजय, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? चलिए विजय, आपका नंबर हम तो जरूर पहुंच चुका है। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से जल्द कॉल जाएगा आपको और बेहतर सहायता आपकी इस बारे में
जरूर की जाएगी। सर, जो हम लोग बात कर रहे थे कि किन किन प्रॉपर्टीज का बंटवारा हो सकता है, अगर दो भाई आपस में बंटवारा करना चाहते हैं तो दोनों की जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है उसका भी बंटवारा होगा या फिर जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है सिर्फ उसी का बंटवारा संभव है? बंटवारा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का होगा जिसमें शेयर होल्डर्स होते हैं, जी। जिनके शेयर्स होते हैं, को ओनर या को पार्टनर होते हैं, उन्हीं प्रॉपर्टीज का बंटवारा होता है। जो वही प्रॉपर्टी कही जाती है कि बंटवारे के लिए अवेलेबल है। जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है वो अपनी इंडिविजुअल संपत्ति है, वो उसमें बंटवारे का कोई एंगल नहीं होता इसके अंदर। और जो प्रॉपर्टी बंटवारे के लिए अवेलेबल होती है, अगर ये आराम से अपने आप अपनी म्यूचुअल कंसेंट से कर लेते हैं बंटवारा, तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें हरासमेंट बच जाती है पार्टीज की। और आप कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट के थ्रू भी प्रॉपर तरीके से होता है। उनको लगता है कि अगर आप घर पे नहीं कर पा रहे किसी वजह से, और वो तो कोर्ट के पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि वो सबसे पहले, क्योंकि इसमें कोर्ट का जुडिशियल वर्क वहां तक होता है जहां तक प्रीलिमिनरी डिक्री पास होती है। क्योंकि प्रीलिमिनरी डिक्री ये तय करती है कि जो प्लेंटिफ हमारे पास आया है उसका शेयर इस प्रॉपर्टी में है कि नहीं है, और वो प्रॉपर शेयर उसका डिवीजन के लिए राइटली अवेलेबल है कि नहीं है। तो वो दो चीजें जब डिसाइड होती है और डिक्री होती है, उसके बाद तो जो राइट उनका जो प्रोसीजर रह जाता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप रह जाता है, जिसके अंदर उसने कमिश्नर अपॉइंट, लोकल कमिश्नर अपॉइंट करना पड़ता है। जो जाकर उससे पहले राजेश एक बात समझना चाहूंगा, दो शब्द आपने इस्तेमाल किए, दो टर्म आपने यूज किए, को ओनर और को पार्टनर, ये दोनों चीजों में डिफरेंस क्या है? दोनों चीजें क्या क्या होती हैं, कैसे डिफाइन होता है, किया जाता है? को ओनर, देखिए, जब प्रॉपर्टी चाहे दो जने अपने आप खरीदे, दो या दो से ज्यादा लोग खुद उन्होंने अपने पैसे से खरीदी और वो जॉइंट ओनर बन गए तो वो को ओनर कहलाएंगे। को पार्टनर जब होता है इनहेरिटेड एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है। तो जब प्रॉपर्टी पीछे से आई है तो आप उससे को जितने भी उनके लीगल आयर्स होते हैं जो संपत्ति छोड़ के गए तो वो को पार्टनर की एक टेक्निकल टर्म्स है। तो उस टेक्निकल टर्म के हिसाब से वो को पार्टनर कहलाते हैं। तो ये थोड़ा एक बेसिक डिफरेंस रहता है इन दोनों में, लेकिन उनका मीनिंग सेम है अगर उसको पार्टीशन के लिहाजे से देखेंगे। सर, पार्टीशन में ये भी जानना चाहता हूँ कि मान लिया किसी के पिता की कोई प्रॉपर्टी है, उनके 3 बच्चे हैं, तो उनमें अब नए कानून के हिसाब से उनकी जो बेटियां हैं उनका अधिकार क्या है, बेटों का अधिकार क्या है, और उनकी जो पत्नी है, जो धर्म पत्नी है, उनका कितना अधिकार होता है प्रॉपर्टी? देखिए, जहां तक बेटियों का सवाल है तो 2005 के बाद जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें सेक्शन 6 के अंदर हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर तो इसमें बेटियों को समान अधिकार दे दिए गए थे। तो उसके बाद जो डॉटर्स होती है, चाहे वो मैरिड डॉटर हो, वो भी पार्टीशन का दावा लगा सकती है, अपना शेयर कोर्ट से मांग सकती है। उनको भी पूरे राइट इसी तरह से मांगने का अधिकार है जिस तरह से पहले बेटों के या पत्नी के या इन सब लोगों के हुआ करते थे राइट, उसी तरह से समान अधिकार डॉटर्स को भी मिल गए हैं 2005 से अमेंडमेंट के बाद से, और तो उनके भी राइट समान है इसमें। ठीक है सर। इसमें सर लोकल कमिश्नर की जब हम लोग बात करते हैं तो लोकल कमिश्नर का रोल इस पूरे प्रोसेस में क्या रहता है? जी, देखिए, लोकल कमिश्नर अपॉइंट होता है कोई भी, उनका बड़ा अहम रोल होता है इसके अंदर, क्योंकि जब कोर्ट किसी कंक्लूजन पे आपसी रजामंदी से पार्टी नहीं पहुंच पाती तो ऑर्डर 26 रूल 13 है सीपीसी का, जिसके तहत कमिश्नर्स अपॉइंट होते हैं। इसके अंदर कोई भी टेक्निकल फील्ड का जो एक्सपर्ट आदमी होता है, जैसे आर्किटेक्ट हो सकता है, लॉयर भी हो सकते हैं इसके अंदर अपॉइंट, उसके अंदर ड्राफ्टमैन भी अपॉइंट हो सकते हैं, इंजीनियर भी अपॉइंट हो सकते हैं। तो ये लोग क्या, इनका काम बड़ा कैलकुलेटेड काम होता है कि साइट के ऊपर जाते हैं, जो प्रॉपर्टी इनको बताई गई है कि इसका पार्टीशन होना है तो उसका पूरा कैलकुलेशन करना, मेजरमेंट करनी उसकी, और सारे सर्कमस्टांसेस का पूरा मुआयना करने के बाद वो बताते हैं कि इसका पार्टीशन किस तरह से, मोड्स ऑफ पार्टीशन क्या हो सकते हैं। तो इनकी रिपोर्ट होती है जो ये कोर्ट में सबमिट करते हैं लोकल कमिश्नर जो अपॉइंट होते हैं कोर्ट से। तो इनकी रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर कोर्ट सारे ऑप्शंस पार्टीज के सामने रखती है कि देखिए ये चीजें हो सकती है इसके अंदर। तो पार्टीज की अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। अगर पार्टीज किसी कंक्लूजन पे पहुंच जाती है, ठीक है हम इस वाले पे एग्री करते हैं, तो कोर्ट उसको मान लेती है। उसको मानने के बाद उस पर कंसेंट डिक्री भी पास हो सकती है ऑर्डर 23 रूल 3 के अंतर्गत, जो कि कंसेंट डिक्री होती है, हर पर्पज के लिए वैलिड होती है। और उस कंसेंट डिक्री का पास होने के बाद उसका भी रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, जैसे कि पार्टीशन डीड का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वो भी रजिस्टर्ड होती है। तो इस तरह से लोकल कमिश्नर की जो रिपोर्ट होती है बड़ी अहम होती है, और लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट के बावजूद भी अगर इनका फैसला नहीं हो पाता किसी वजह से और पार्टीज एग्री नहीं करती तो फिर प्रॉपर्टी जो है पब्लिक ऑक्शन पे जाती है। ठीक है, इस वक्त सर फरीदाबाद से आलोक हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। आलोक, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो जी आलोक। हेलो, हाँ सर, ऐसा है कि हमारा एमपी के अंदर एक पुरानी प्रॉपर्टी है काफी दादाजी की जी। तो उसमें अभी हमारा कोई मतलब मेरे फादर वगैरह तो एक्सपायर हो गए 94 के अंदर, और उसके बाद मताई वगैरह सब है, उसमें हम लोग भी रहे, मेरे फादर वगैरह भी, हम फरीदाबाद सेटल हो गए थे। उसके बाद मेरे फादर वगैरह वहाँ अपना रहे, हम लोग वहीं पे अभी तक भी हमारा सारा वहीं से हो रहा है, सारा आना जाना पुश्तैनी प्रॉपर्टी के अंदर।
तो अब वो हमारी जो ताऊ जी के सब एक्सपायर हो गए, ऑलमोस्ट सारे ही, मतलब ताऊ जी और बुआएं वगैरह सब एक्सपायर हो गए। अब नेक्स्ट जनरेशन हमारी जनरेशन चलती है। अब ताऊ जी के लड़के हमारे को मतलब वो वहां पर नहीं दे रहे, कह रहे कि तुम्हारा है ही नहीं, हम रह रहे हैं इसके अंदर, बस ये हमारा ही है। और वो बात करते हैं केस हमने कर रखा है कि फर्स्ट जनरेशन के जो भी लोग थे वो नहीं रहे, और सेकंड जनरेशन के आप लोग चाहते हैं कि बंटवारा सा होना चाहिए। राजेश जी, क्या इनके पास रास्ता इसके रहता अंदर है? आपको प्राथमिक तौर पे ये करना चाहिए कि आप एक पहले लीगल नोटिस दीजिए। लीगल नोटिस जितने भी लीगल हायर्स हैं आपके, जो ताऊ जी के सन्स एंड डॉटर्स वगैरह जो भी हैं, उनको सबको एक लीगल नोटिस दीजिए। उसमें आप अपने राइट्स को बताइए कि आपके क्या राइट है उस प्रॉपर्टी के अंदर। तो उस लीगल नोटिस का जो रिप्लाई आता है उनका, उसके बाद आप उसके बेसिस के ऊपर ये तय कर सकते हैं कि वो क्यों मना कर रहे हैं, किन बेसिस पे मना कर रहे हैं। हो सकता है उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बना रखा हो, वसीयत वगैरह हो, जिसमें आपके राइट्स खत्म करके कोई उन्होंने बना रखा हो कोई डॉक्यूमेंट, या एक्चुअल में बना के गए हो कोई डॉक्यूमेंट। तो उससे आपको ये स्थिति क्लियर हो जाएगी कि वो क्यों आपके राइट्स को मना कर रहे हैं। उसके बाद आप अकॉर्डिंगली, अगर वो कहते हैं कि आपके राइट नहीं है उसके अंदर। राजेश जी, मैं वापस लौटूंगा। इस वक्त सीधा करेंगे हम लोग लखनऊ का, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी एक एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कर रहे हैं। लागू नहीं करना चाहते थे क्योंकि इसके साथ कोई शब्द और जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन हमने इसके साथ कोई अतिरिक्त शब्द नहीं जोड़ा है। यह हमारी सामान्य एम्बुलेंस सेवा के रूप में एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा होगी, जो सीएमओ या सीएमएस के अधीन हर जिले में संचालित होगी। और हम लोगों ने कह दिया कि जीपीएस से जुड़ा होगा। उसको पर किलोमीटर कितना पैसा देना है जीपीएस बताएगा, उसके अनुसार उसको भुगतान होगा। अपनी मर्जी से नहीं चला पाएगा व्यक्ति। और इसमें यह भी सुविधा दी गई है कि अगर इस एम्बुलेंस में किसी प्रकार की कोई डिफॉल्ट होती है उपकरण में, उसका वेंटिलेटर है या अन्य कोई जीवन रक्षक उपकरण, कोई किसी प्रकार से उसमें कोई खराबी हुई और उसके कारण मरीज को परेशानी हुई, तो उस पर भी पेनल्टी का प्रावधान है। उसका एयर कंडीशन नहीं चला या एडवांस जो उपकरण उसमें नहीं चले, तो 10,000 रुपए उसको पर डिफॉल्ट पर अलग से उस पर पेनल्टी की व्यवस्था भी कर दी गई है। यानी वह कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हम इसको चला रहे हैं तो कोई पूछताछ नहीं होगी। हर एक कार्य की मॉनिटरिंग की भी व्यवस्था इसमें रहेगी। और जो कंपनी इसको चला रही है, मुझे लगता है कि स्वास्थ्य विभाग इस बात को भी जरूर ध्यान में दें कि उसमें कार्यरत कर्मचारी और जो हमारे टेक्नीशियंस होंगे उनको समय समय पर मानदेय वो कंपनी जरूर प्रदान करें। क्योंकि अक्सर ये चीज आती है कि हम कभी कभी बहुत किसी योजना को प्रारंभ करते हैं, लेकिन जो उसके बैकबोन होते हैं उनकी उपेक्षा हो जाती है। जो हमारे एडवांस जो ये एम्बुलेंस होंगे, लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस होगी, इसके जो ड्राइवर होंगे, इसके जो टेक्नीशियंस होंगे, उनकी बड़ी भूमिका होगी इसमें कार्य करने की। 12-12 घंटे कार्य करने के लिए कैसे वह इस प्रकार के मैन पावर को उपलब्ध कराएगा और उनको समय पर मानदेय प्राप्त होता रहे, इस बात को विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सेवा प्रदाता जो कंपनी है जीवीके है, और मुझे लगता है कि इन सब का ध्यान ये लोग जरूर देंगे। हमें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए जो प्रयास उत्तर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है प्रदेश के बारे में, चुनाव के समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिन मुद्दों को बार बार उठाते थे कि हम ऐसी व्यवस्था देंगे कि 15 मिनट के अंदर 108 डायल की एम्बुलेंस उपलब्ध हो जाएगी, हम उससे भी आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं। और शीघ्र ही यह सेवा उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक को बिना भेदभाव के प्राप्त हो पाएगी। मैं इस अवसर पर अपने स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी को, उनके सहयोगी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को और अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को, श्रीमती रीता अपर्णा जोशी जी को, श्रीमती स्वाति सिंह जी को और अपने सभी सहयोगी मंत्रियों को इस अवसर पर हृदय से इस सेवा को प्रारंभ करने के लिए बधाई देता हूं, साधुवाद देता हूं।
उत्तर प्रदेश की जनता को बैसाखी के अवसर पर इस नई सौगात को प्रदान करने के लिए कोटि कोटि बधाई और शुभकामनाएं देते हुए विश्वास करता हूं कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं प्रदेश के अंदर उन क्षेत्रों में भी जो अब तक पिछड़े थे, जो स्वास्थ्य सेवा से वंचित थे, वहां तक हम इस स्वास्थ्य सेवा को पहुंचाने में सफल होंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। यानी उम्मीद कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी और लोग ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठा पाएंगे। बहरहाल अपनी हम चर्चा पर वापस लौटते हैं। राजेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए। राजेश जी, जब हम लोग प्रॉपर्टी की खरीदने बेचने की बात करते हैं, सेल सर्टिफिकेट की बात भी हम लोग सुनते हैं। सेल सर्टिफिकेट होता क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और अगर सेल सर्टिफिकेट से हम लोग एक बार सेटिस्फाई नहीं हो पाते तो क्या उसको फिर चैलेंज किया जा सकता है? नहीं, देखिए, अगर सेल सर्टिफिकेट जो होता है वो कोर्ट ग्रांट करती है, जहां पर आपका सूट फॉर पार्टीशन चल रहा होता है, वो सारा जब आप पूरी प्रोसीडिंग्स पूरी कंप्लीट हो जाती है तो वो फाइनल डिक्री के बाद होता है, पब्लिक ऑक्शन के बाद होता है, जिसने जो परचेजर होता है उस प्रॉपर्टी का, जो प्रॉपर्टी बंटवारे के लिए अवेलेबल होती है और पार्टीज अपना बंटवारा नहीं कर पाती है और पब्लिक ऑक्शन में जाती है और वहां पर कोई आदमी खरीद लेता है उसको, तो उसको एक सेल सर्टिफिकेट मिलता है। तो वो सेल सर्टिफिकेट का मतलब है उसने वो जो बिड प्राइस था, रिजर्व प्राइस था, उससे ऊपर जाके ये प्रॉपर्टी परचेज कर ली और वो इस प्रॉपर्टी का या उस शेयर का मालिक बन गया वो आदमी। तो अगर वो कोई आउटसाइडर भी उसका मालिक बन जाता है तो वो सेल सर्टिफिकेट को चैलेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक कानूनी प्रक्रिया थी और उस प्रक्रिया के तहत उसमें उसने परचेज करी है प्रॉपर्टी। इसके अंदर एक जजमेंट है ऑनरेबल हाई कोर्ट का, बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट है 20/10/2015 का, जिसमें सेम पब्लिक ऑक्शन में गई थी प्रॉपर्टी और उसने प्रॉपर्टी किसी पार्टी ने परचेज करी थी। उसके बाद शेयर होल्डर ने उसको चैलेंज किया था अपील के अंदर। तो उसके अंदर कुसुम कुमारिया वर्सेस फार्मा वेंचरा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का जजमेंट है 20/10/2015 का, जिसके अंदर कोर्ट ने फ्रिवलेस लिटिगेशन अपील मानते हुए उसके ऊपर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था अपीलेंट के ऊपर, को शेयरर के ऊपर, और उसमें एडवोकेट फीस भी ग्रांट करी थी। तो इस तरह का बड़ा हैवी पेनल्टी हुई थी। तो जो सेल सर्टिफिकेट होता है वो चैलेंजेबल नहीं होता, वो फाइनल होता है इन ऑल रिस्पेक्ट, उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। सिर्फ फ्रॉड या कोई फॉर्जी कोई बहुत बड़ी हुई हो उस पॉइंट पे तो कभी चैलेंज होने के प्रोविजन रहते हैं, अदरवाइज वो चैलेंज नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन सर यहाँ पर ये फिर एक डाउट भी उठता है कि अगर दो पार्टनर्स हैं और किसी एक पार्टनर की इजाजत के बिना या उसके संज्ञान के बिना उस प्रॉपर्टी का ऑक्शन कर दिया जाता है और वो फिर सेल सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता है, तो क्या फिर को पार्टनर के पास फिर क्या रास्ता बचेगा? नहीं, अगर पार्टीज का सबका प्रेजेंट होना जरूरी रहता है सूट के अंदर, क्योंकि उसमें जो पार्टीज होती है डिफेंडेंट होते हैं, उसमें सारे डिफेंडेंट होते हैं। इसके अंदर एक बहुत जो ऑर्डर 7 रूल 1 के अंदर जो सूट फाइल होते हैं उसी के तहत ये पार्टीशन सूट भी फाइल होता है। इसके अंदर बस एक ही फर्क रहता है कि जो पार्टीशन सूट होता है इसमें प्लेंटिफ डोमिनेंस लिटिस नहीं होता। डोमिनेंस लिटिस का मतलब है कि वो अकेला इस सूट का मास्टर ऑफ द सूट नहीं होता। इसके अंदर जो डिफेंडेंट होते हैं वो भी प्लेंटिफ की जगह बन सकते हैं। ऑर्डर 23(2) के अंदर, ऑर्डर 23 रूल 2 के अंदर सीपीसी के, इसके अंदर जब ट्रांसपोजिशन हो सकता है डिफेंडेंट का प्लेंटिफ, तो उसमें सारे डिफेंडेंट भी प्लेंटिफ की स्टेज पे आ सकते हैं, वो प्लेंटिफ बन सकते हैं। तो प्लेंटिफ किसी भी स्टेज पे बेईमानी करके अपने आप को विड्रॉ नहीं कर सकता। लास्ट में वो देखे मुझे फायदा नहीं हो रहा तो वो विड्रॉ कर ले, डिफेंडेंट तुरंत अपनी एप्लीकेशन लगा के अंदर उसके अंदर प्लेंटिफ बन सकता है। तो इसके अंदर सारे डिफेंडेंट जितने शेयरर होते हैं उनकी सबकी हाजिरी के बाद ही, उनकी सबकी सहमति के बाद ही कोर्ट किसी कंक्लूजन पे या नतीजे पे पहुंचती। ठीक है सर, जो बेटियों के इसमें हमने अधिकार की बात की थी, तो जो अनमैरिड जो लड़कियां होती हैं उनके अधिकार की हमने बात की, लेकिन जो मैरिड डॉटर जो होती हैं क्या वो भी पार्टीशन के लिए पूरे हकदार होती हैं? 2005 के बाद मैरिड डॉटर्स भी पार्टीशन का दावा लगा सकती है। पहले स्थिति नहीं थी ये, उसके बाद 2005 के बाद से स्थिति बदल चुकी है। मैरिड डॉटर हैं उनको अंदर नहीं घुसने दे रहे हैं उनकी प्रॉपर्टी के अंदर, जिनके अंदर उनका शेयर है, उनके भाई वगैरह, और उनको किसी तरह से प्रताड़ना दी जा रही है कि आपका कोई शेयर नहीं है, इसके अंदर उनका शेयर डिनाई किया जा रहा है। तो इस सूरत के अंदर उसके बाद पूरा राइट है कि वो अपना पार्टीशन के साथ पोजीशन का भी दावा लगाए साथ में, और यहाँ तक कि वो डैमेजेस तक मांग सकती है क्योंकि वो अपना शेयर एंजॉय नहीं कर पा रही है अपनी प्रॉपर्टी के अंदर, जो जिसके अंदर के राइट्स हैं। तो ये सारे प्रोविजन बड़े व्यापक तौर पर मैरिड डॉटर्स के लिए भी अवेलेबल है हमारे कानून में। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका जुड़ने के लिए, बेहतर जानकारी और बेहतर इस बारे में सलाह हमारे दर्शकों को देने के लिए। इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य है कि समाज के हर वर्ग के हर व्यक्ति को सही रूप से, समान रूप से, सही वक्त पर बेहतर न्याय मिले। और इस बारे में अगर कहीं भी कोई भी समस्या आपके सामने आती है तो हम यहां मौजूद हैं आपके लिए, आपकी हर कानूनी समस्या में बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। नमस्कार।